हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी और पीसीआई की इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, जिसके द्वारा हम अपने आप से ऑनलाइन मोड में शुरू की थी। कुछ कारणों से हम बीच में रुक गए थे, लेकिन हम फिर वापस आए हैं। तो जब हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी का, तो हमने डायरेक्ट सात लेसन स्टार्ट किया था। मैं आज फर्स्ट लेसन पढ़ा रहा हूँ, बस सेकंड लेसन फर्स्ट लेसन आपको इसमें जीवो में जनन हट चुका है। सारे क्वेश्चन से आईएमपी होंगे और आईएमपी से बढ़कर कुछ नहीं होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा बातें नहीं करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, हम आईएमपी क्वेश्चन से ही करेंगे, क्योंकि आपको एमपी बोर्ड में सिर्फ आईएमपी तो करवाए जाते हैं। किसी भी कोचिंग में चल जाइए तो ठीक है, जितना पढ़ना है दिल से पढ़ना है। बायोलॉजी के क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि कितना पढ़ना है। सबसे पहली बात एक चीज़ होती है हमारे पास कि बायोलॉजी के फर्स्ट लेसन का नाम है जीवों में जनन। मतलब जीवों में जनन कैसे होता है, कौन सा जनन होता है, जनन कितने प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे प्रथम चीज़ें मेन फोकस है अलैंगिक जनन पर और लैंगिक जनन पर। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन पर होता है। तो हमने देखा कि अगर हम 11th क्लास का थोड़ा सा बायोडाटा हो लेंगे, क्योंकि आपने 11th क्लास पढ़ी नहीं होगी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। तो हमने देखा कि भैया लैंगिक जनन में क्या होता है, नर और मादा युग्मक, यानी जिसमें दोनों चीज़ों की आवश्यकता हो, दो लोगों की आवश्यकता हो, उसे बोलेंगे हम लैंगिक जनन। और जिसमें एक ही व्यक्ति से काम चला जाए उसे बोलेंगे अलैंगिक जनन। आजकल तो आपने बहुत सारी चीज़ देखी होंगी कि जिसमें आईवीएफ, इंदिरा आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी। तो खैर उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें निषेचन क्रिया नहीं होती है, निषेचन क्रिया होती है। स्पर्म को अलग से लिया जाता है, निषेचन क्रिया पात्र में कराई जाती है, तो इसीलिए उसे टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। बाकी सारा विकास तो महिला के गर्भाशय में होता है। तो उसे क्या बोलना कि टेस्ट ट्यूब बेबी बोलना एक मिथ्या दोष है। मैं पॉइंट से हट रहा हूँ कुछ, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि टेस्ट ट्यूब बेबी बोलना एक मिथ्या दोष है। कायदे में तो उसे पूर्ण विकसित शिशु जो अपने ही माँ के पेट में विकसित हुआ हो उसे ही बोलना चाहिए। लेकिन कहते हैं भाई दुनिया में जो चीज़ चल रही है आप भी उसे अपनाइए, हम चले हैं दुनिया की कहानी बताने, किसे क्या सुनाइए। तो किससे सुनाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपको बताऊंगा कि हमारा पहला अध्याय का नाम है जीवो जनन, जो आपके एमपी बोर्ड ने हटा दिया है। ठीक है भैया। अध्याय 2 का नाम है आपके उसमें कि पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। आपको प्रॉपर दिख रहा है भैया, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है भैया। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन राइटिंग थोड़ी सी खराब है, लेकिन एडजस्ट कर लीजिएगा। राइटिंग थोड़ी खराब है, एडजस्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इतनी भी खराब नहीं है। 9th क्लास में तो मेरी कापियाँ मेरे मुंह में फेंक दी जाती थी, 10th में थोड़ी आगे सुधारा हूँ, और 11th में तो बात ही अलग थी फिर। तो जितना भी है ये 11th 12th का ज्ञान दे रहा हूँ भैया, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन हैं कि भैया इन्होंने बोला इसमें एक क्वेश्चन एमपी बोर्ड में आता नहीं है, लेकिन आप अगर एनसीईआरटी अपनी खोलेंगे तो सबसे पहले देखेंगे आपके पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाइए भैया। कल ही किसी को पढ़ाया भी था मैंने। तो हम देखेंगे भैया, अभी तो आपको सूझी नहीं पड़ रही होगी क्या ही बना दिया होगा। अगर बन जाए तो भाई माफ करना। जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम देर सवेर कभी देख ही लेंगे, लेकिन देख लेंगे। तो आप देख रहे हैं ये दिस इज क्या फ्लावर है, फ्लावर है, किसी पर बैठा है तो किसी का आसन होता है, तो मेहमान का आसन है तो मेहमान आसन बोलेंगे। पुष्प इस पर खड़ा है तो क्या बोलेंगे भैया, पुष्पासन। पुष्पासन, दिस इज अ पुष्पासन। पुष्पासन। अब एक चीज देखेंगे इसमें, तो इसमें एक संरचना ऐसी होती है, इस संरचना को बोलते हैं बाह्य दल पुंज भैया। जो बाहर की तरफ है उसे क्या बोलेंगे भैया, बाह्य दल। बाह्य दल पुंज। जो यही है, ऐसे ही होंगे, कभी आपके चित्र में देखे होंगे, इन्हें बोलते हैं दल पुंज। इसी कोई संरचना है, इसे बोलेंगे भैया पुंकेसर। और ऐसी कोई संरचना है जिसमें इसमें शायद कुछ होगा, वो पुंकेसर ही होंगे आपके, और क्या ही हो सकता है इसमें। इस संरचना इसके बाहर भी होगी भैया। एनसीईआरटी में देख ही लेना एक बार, खोल लिया करो, नहीं तो वो क्या सड़ जाएगी।
ठीक है भैया। इसमें होगा ऐसे कोई अंडा से संरचना है। इसके बारे में पढ़ाऊंगा आगे पूरा डीपली में, लेकिन ऐसा कोई चित्र है आपके उसमें और आप देख लेना कि भैया इसमें बाहरी दलपुंज है, पुंकेसर है, वर्तिका है, ये वर्तिका है और ये वर्तिका आ गई भैया। किसी को कोई समस्या होगी भी नहीं इसमें तो, क्योंकि आपने हमारी एनसीईआरटी खोली होगी तो आपको याद होगा। आता नहीं है एमपी बोर्ड में, लेकिन समझाने पर्पज से बता रहा हूँ कि भैया कुछ चीज़ें आपको आगे काम आएगी जब मैसेजिंग क्रिया हम करवाएंगे किसी चीज़ में भी तो। ठीक है भैया, बता दूँ भैया, ठीक है। पॉज कर लीजिएगा, उतारना हो तो मैं थोड़ी देर के लिए किस तरह हट जाता हूँ। पॉज करिए भैया, पॉज करिए भैया। कर लिया होगा भैया पॉज, बता दो भैया। चलिए ठीक है, बता दो। चलिए अब हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन का विकास। बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको ऑफलाइन कोचिंग में मैंने। आप में से कुछ स्टूडेंट तो बहुत शिद्दत से पढ़े भी हैं, लेकिन कोई बात नहीं पढ़े होंगे तो अब पढ़ लीजिएगा। तो हमने देखा सर्वप्रथम कि कोई भी एक कोशिका है, लघु बीजाणु जनन के विकास में हमने एक कोशिका देखी जो भोजन ग्रहण करके, भैया एक मोटा एक पतला आदमी था, खाना खा रहा था, खाना खा खा के फूल गया, हम उसे बोलेंगे आर्कोस्पोरियल कोशिका। ठीक है भैया। तो एक ही ऐसी थी, एक कोशिका थी, कोशिका ने खाना खाया, वो खाना खा के वो आकार में बढ़ गई, उसे बोलेंगे हम आर्कोस्पोरियल कोशिका। उस कोशिका में हुए लगातार अर्धसूत्री विभाजन, और याद है आपको कि एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली पढ़ाया है मैं, ऑफलाइन भाड़ाखड़ी के बीच में पढ़े होंगे तो हमने बताया कि एक आर्कोस्पोरियल कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। 4 कोशिकाओं में ऊपर की जो 3 कोशिकाएं हैं वो क्या होती है भैया, धीरे धीरे विलुप्त होने लगती है। क्यों? कि 4 मेहमान ने खाना खाया, आए थे 3 मेहमान, घर वाला को एक बैठ गया, तीनों मेहमान तो खा पी के लुप्त हो गए, बच गया एक घर में मेहमान। अब वही करेगा घर का विकास, क्योंकि वो तो से रुका भैया, एग्जैक्टली बात है। तो वो रुका है घर पे, तो वो घर का विकास करेगा और बनाएगा क्या, भ्रूण को 7 कोशिकी 8 केंद्र की संरचना। कोई समस्या, कोई दुख दर्द होगा ही नहीं। आपने शिद्दत से पढ़ लिया होगा और इज्जत से सुन लिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने खुद भी एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं खुद का पर्पस है मेरा मानना कि पेपर सॉल्विंग आपको एक चीज़ देगा, क्राइटेरिया देगा कि भैया आप क्या कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर में नहीं आया है, जो पढ़ा रहा हूँ वो भी पेपर में नहीं आया है, तो इतना डीपली मत देखना इसको, सिर्फ समझते जाओ क्या कोशिका कौन सी बढ़ेगी, कौन भोजन प्राप्त करेगा, कौन नहीं करेगा। ये तो कुछ स्टूडेंट तो 15 मिनट में बोर होने लग जाएंगे, अरे हाँ कब तक सुनेंगे सर का लेक्चर है ना। तो अगर इंसान मन की भावना बना ले कि हाँ भैया मुझे तो कंटेंट सीखना ही है, मैं कहीं से सीखूँ, शिव कोचिंग क्लास से सीखूँ, पीसीआई से सीखूँ, फिजिक्स वाला से सीखूँ, अनअकैडमी से सीखूँ, कहीं से भी सीखूँ, आकाश से सीखूँ, बायुस से सीखूँ पर सीखूँ, क्योंकि ना तो सिखाने वाला छोटा है ना बताने वाला बड़ा है, बराबर ही है भैया। हाँ, तो एक कोशिका थी, मान लीजिए ऐसी कोशिका थी और मैंने उसमें बना दी ऐसी कोशिका। अब चित्र के द्वारा समझाना जरूरी है, हमारे पास कोई बोर्ड नहीं है ऑन स्क्रीन, मैंने वो बता देता मैं। एक कोशिका है भैया, ये एक कोशिका है, ये कभी लाइव क्लास रख लूँगा टीच मिनट में भैया, इतना घबराने का नहीं है, ठीक है। अब ये कोशिका है, दिस इज ये कोशिका है, ठीक है। देख रहे हो भैया, देख रहे हो, देखो एक बार देख लो भैया, अच्छे से देख लो भैया। जो नीचे की कोशिका है वो कौन सी भैया, एक कोशिका है। आपको भी भटक लीजिए एग्जाम्पल में, तो आप भी एक कोशिका हैं,
पहली बात तो सीखिए कि कोशिका को हम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। भी मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा भी था क्लास में, ऑफलाइन में पूछा था तो वो बताओ डेफिनेशन नहीं बता पाए। बड़े दुख की बात है, आप 12th में आ गए, आपको कोशिका की परिभाषा नहीं आती। मैं कोई ज्ञान पीने नहीं आया यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, सीख लो। कोई पूछ लेगा आपसे, आप नर्सिंग करने गए, नीट करने बैठ गए, जेई करने बैठ गए, आपको ये नहीं पता कि कोशिका की परिभाषा क्या है, सीखो। मैं सिखा रहा हूँ। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों है। कोई कोशिका है भैया, हाथ इतना बड़ा है, इतनी वृद्धि की है, तो एक संरचना हो गई भैया, इसी कोशिका की इतनी शेप में जाना था इस कोशिका को, इसीलिए गया। अब क्रियात्मक क्यों है, तो हमारी कोशिका के अंदर जो पाया जाने वाला डीएनए जो केंद्रक होता है, वो हमारी संरचना, हमारा अनुवांशिक क्रियाओं को संपन्न करता है। हमारा कितना काम करना है, हमारी कोशिका किसमें थक जाती है, उसका काम करता है। तो आपको ये तो पता है ना, कोशिका केंद्रक में क्या पाया जाता है, डीएनए। डीएनए में क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र। गुणसूत्र पर क्या पाए जाते हैं, जीन, जो हमारे शरीर की संरचनाओं क्रियात्मकों का अध्ययन करते हैं, निरंतर नियंत्रण करते हैं। तो अब तो आपको क्लियर हो गया कि कोशिका को क्यों बोलते हैं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। क्लियर हो गया। तो एक बार अपने आंखों की आंख बंद करके कोशिश कीजिए कि आप जल्दी सीख जाएं। ठीक है, तो हमने प्रयास किया है यही। अब यही कोशिका है, कुछ समय बाद भैया इसमें क्या हुआ, इसने कर लिया भोजन प्राप्त। केमिस्ट्री आदत डली गई होगी, रिएक्शन में एरो लगाने का आपको डाल ही लीजिए। भोजन प्राप्त करके ये कोशिका हो गई भैया बड़ी। एम रियली सॉरी, यह गलत बन गया था। ये सब कोशिकाएं हैं, मतलब इनको फॉर्म में ऐसा बनाया, ये भी कोशिका है, इसका भी खुद का केंद्रक है, ये कोशिका है। अब कब तक बिंदी लगाऊंगा, हर बिंदी पर तेरा नाम लिखा होगा, मैं कब तक बिंदी मिटाऊंगा। तो ये बिंदियां लगी है, दिस इज अ केंद्रक। तो प्रत्येक तो कोशिका है। कोई मेहमान खास आया तो उसे गुपचाप बुला लिया भैया घर में, दादा तुम खेलो खाना। तो एक मेहमान को उठा लो, किसी को भी उठा लो, किसी को भी उठा लिया इतने सारे मेहमान में से, तो बाकी सारी कोशिकाएं तो ऐसी की ऐसी रह गई भैया, सबको चाहे इकट्ठा कर दिया। और एक कोशिका क्या हो गई भैया, बढ़ गई, तो वो हो गई खा पी के फुल मस्तंगा। अब इसमें बिंदी भी लगाएंगे तो भी चलेगा, ये हो गया टल्ली। इसने बोला, इस मेहमान ने बोला मैं 3 लोगों को और भी खाना खिला सकता हूँ, मैं 3 लोगों को और भी खाना खिला सकता हूँ। तो भैया ठीक है, घर वालों ने बोला कि मेरी इच्छा है कि मैं 3 लोगों को और खाना खिलवाऊँ। भैया इसने बोला कि मेरे को भी तो खिलाया, 3 को और खिलाओ, 3 खिलवा लिए भैया। क्या ही दिक्कत होगी फिर तो 3 लाइन से एक संरचना बन गई 4 लाइन में ऐसे। इसे बोलते हैं रैखिक टेट्राड। लिखवाने का फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और अब ऑनलाइन मोड में तो ऐसा मुमकिन है नहीं। ठीक है भैया, तो चारों कोशिकाएं क्या बन गई, एक लाइन से बन गई। दिख रहा भैया इधर का, चारों कोशिकाएं एक लाइन से बन गई, इन्हें बोलते हैं हम रैखिक टेट्राड। लेकिन कुछ समय बाद बोला, इस मेहमान ने यह बोला कि मैं तो यहीं रहूंगा आज रात, तुम तीनों को जाना है तो चले जाओ। तीनों चले गए लेकिन अपनी छाप छोड़ गए। कहते हैं कोई मेहमान बोला, घर वालों ने आए थे मेहमान, तो अपनी याददाश्त छोड़ के चला गया बंदा, इसको ही आगे बना रहा हूँ भैया, तो इसको ही आगे बना रहा हूँ। तो भैया इन कोशिकाओं ने तीनों ने अपनी छाप छोड़ दी, और एक भाई साहब ऐसा का ऐसा ही रह गया। ठीक है, इसमें बिंदी ही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। एक भाई साहब ऐसा का ऐसा ही रह गया। तो इस कोशिका ने भैया, ये कोशिका फिर ऐसे आ जाती है, फिर कोशिका ने भैया विकास किया, एक कोशिका ने विकास किया, और इसमें होता है फिर क्या भैया, समसूत्री विभाजन। तो आप परिभाषा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भैया, मैं स्टार्टिंग से फिर बता रहा हूँ इसीलिए पर्पज से कि आपको कुछ याद नहीं है, याद है आपको सब कुछ। सारी कोशिकाएं हैं,
सारी कोशिका में से एक में अपन ने एक कोशिका को बाहर निकाल लिया, उसको भोजन प्राप्त करा दिया। भोजन प्राप्त कराने से कोशिका आकार में बड़ी हो गई। फिर ये कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन करवाया और अपने ही जैसे 4 कोशिकाओं का निर्माण किया। 4 कोशिकाओं निर्माण करने के बाद ऊपर की 3 कोशिकाएं विलुप्त होने लगी। विलुप्त होने लगी तो फिर ये एक कोशिका बची, तो क्या कब तक पड़ी रहूं मैं लेटी, ठंड में यही सोचती हूँ कब तक खड़ी रहूं मैं अकेली। ये कोशिका बड़ी हुई और क्या हुआ, इसने विकास किया। इसी कोशिका में फिर अपन ने क्या कराया भैया, समसूत्री विभाजन। तो एक कोशिका से भी कितनी बनी कोशिका भैया, 2 कोशिका ऐसे, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8 और 8 कोशिका बन गई तो फिर रुक जाइएगा, 2 3 4 5 6 7 8। फिर भैया क्या हुआ, 8 कोशिकाओं के बाद इनका भैया क्या हुआ, समायोजन या समन्वय, जो भी आप लिखेंगे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो भैया क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, हमने इसको सही तरीके से कर ही लें, और सही तरीके से करा तो एक भ्रूण कोश का निर्माण हुआ। 3 जो ऊपर की कोशिकाएं हैं वो प्रतिमुख कोशिकाएं हैं, और जो बीच में 2 ध्रुवी केंद्रक बन गई, नीचे 2 सहायक कोशिका बन गई और एक अंड कोशिका बन गई। कोई भी समस्या है इसमें तो कोई समस्या होगी ही नहीं। बताइए कैसे, मैंने बोला एक कोशिका से समसूत्री विभाजन कराया, 2 कोशिका बन गई, 2 से 4, 4 से 8। और हमने बोला लघु बीजाणु किसे बोलते हैं हम, भ्रूण कोश को। भ्रूण कोश को बोल दिया भ्रूण कोश को बोल दिया। मैंने बोला भैया इनको समन्वित कर लो, सही साथ कर लो यार, भ्रूण कोश ऐसे तो रहता नहीं है, थोड़ी इज्जत कर लो बायोलॉजी की। तो हमने 3 कोशिका तो ऊपर रख दी, तीनों को बोला क्या, प्रतिमुख कोशिका। ये क्वेश्चन आईएमपी है। अभी थोड़ी देर पहले बोला मैंने भैया कि सब पढ़ लेना अच्छे से। ये है ध्रुवी कोशिका और ये है अंड कोशिका। अब बताइए आप, ये सहायक कोशिका। मैं आपसे पूछूं भैया निषेचन कौन सी कोशिका करेगी भैया, तो ये करेगी ईग सेल, ये अंड कोशिका, ठीक है भैया। किसी में भी कोई समस्या इत्मीनान से नोट कर लीजिए, रोक के वीडियो को रोक कर लीजिए, क्योंकि आपको क्वालिटी फुल मिलनी है। वीडियो अपलोड इसीलिए कर रहे हैं, रात को 2 बज रहे भैया, यहाँ रात को 2 बजे आपके ही पर्पज से वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। अब आप अगर आप इस वीडियो को शिद्दत से नहीं देखेंगे तो दर्द तो भैया पीसीआई को होगा। सभी होनहार विद्यार्थियों से निवेदन है कि अपने वीडियो को रोकिए, नोट कीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए हट रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिए भैया। तो पॉज कर लिया भैया, पॉज कर लिया, नहीं किया क्या, बार बार पॉज कीजिए भैया, मुझे आप पे विश्वास है कि आपने पॉज नहीं किया होगा इसे। पॉज कीजिए, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में। तो नोट कर लिया आपने भैया, ठीक है भैया, मिटा दूँ, मिटा दूँ, ठीक है भैया। अब भैया एक क्वेश्चन और है आपसे कि निषेचन, आपके इसमें क्वेश्चन आता है भैया, परागण किसे कहते हैं, परागण के प्रकार आपके त्रैमासिक में भी आया है, बड़े तथ्य में देखा भी है, बहुत स्टूडेंट छोड़ के भी आए हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दिया था, किसी को क्या रोक सकता हूँ, किसी को नहीं रोक सकता मैं। तो परागण कहते हैं किसे, परागण उसे कहते हैं कि किसी पुष्प के वर्तिकाग्र द्वारा परागकणों का स्थानांतरण अंडाशय में, स्थानांतरण परागण कहलाता है। एक बोला निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन किसे कहते हैं, तो नरयुग्मक एवं मादायुग्मक का मिलना ही निषेचन नहीं कहलाता है। गलत है, तो मैं गलत पढ़ाया जा रहा है मेरे पर्पज से। एनसीईआरटी भी यही कहती है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें अलग सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जब अंडाणु का शुक्राणु से मिलना, तब वो शुक्राणु अंडाणु का निषेचन कर दे, मतलब उसे विध्वंस कर दे, तो इसे बोलेंगे हम निषेचन, ना कि ये कि किसी का मिलना निषेचन है। ये गलत परिभाषा है।
ऑनलाइन मोड में हो इसलिए बता रहा हूँ, ऑफलाइन में तो मैं बताता ही नहीं। आप में तो कई लोगों में हमने हमारे विद्यालयों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारे विद्यालयों में सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। आज हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, कोई भी है, मतलब ये बताइए, हर व्यक्ति आजकल इस समस्याओं से जूझ रहा है। बहुत बहुत बीमारियां फैल रही हैं। अगर सही टाइम पर अगर उन्हें सही बीमारियों का बारे में बता दिया जाए तो क्या ही दिक्कत हो जाएगी बताइए आप। मतलब मैं कह रहा हूँ, और इससे मेरे विचार से बहुत लोग असहमत भी होंगे, कोई सहमत भी होगा, वास्तविकता भी है। लेकिन किसी चीज़ में गलत पढ़ना तो बिल्कुल सही नहीं है कि बस पढ़ा दिया पढ़े पढ़ाए सब पढ़े पर पढ़े ना कोई, नोट सजाए सजाए पर नोट सजाने से हो ही क्या, पढ़े पढ़ाए सब पढ़े पर पढ़ाने से हो ही क्या। मैं अक्सर बोलता हूँ। तो मैंने बोला भैया कि जब भी जो चीज़ है, जैसे एग्जाम्पल, अब परागकण का अंडाशय से मिलना क्या कहला रहा है, परागण कहला रहा है। तो हम बोलेंगे क्यों नहीं कि अंडाणु का शुक्राणु से मिलना निषेचन कहला रहा है, बोलेंगे, एग्जैक्टली बोलेंगे, तो बोलना चाहिए वही। तो अभी परागण की बात हुई तो थोड़ी सी हेडिंग में डाल लीजिएगा इसे भी आप, कि नोट से बनाते चलिए। कभी दुनियादारी धोखा दे जाएगी लेकिन नोट से देगा धोखा नहीं देगा। आप में से बहुत लोग, मुझे अच्छा लगा पीसीआई में से बहुत लोग इंस्टाग्राम पे नहीं हैं, बहुत लोग हैं भी, बढ़िया है। जो है उनको, उनका तो कॉन्ग्रेचुलेसन, जो नहीं है उनको वेरी हाई कॉन्ग्रेचुलेसन्स। ठीक है, तो भैया मान लो मैंने वर्तिका बना ली, ऐसे यहाँ पर से देख के आई होंगे आप, तो उस पर ऐसे परागकण होंगे। तो ये जो थी वर्तिका, और ये हो गए भैया वर्तिकाग्र। तो पुष्प का वर्तिका से वर्तिकाग्र द्वारा, भैया इस संरचना बनाई थी, बिहार बता भी था कि काम आएगा बहुत ये, अंडा से तक पराग नली द्वारा। अब वो नली तो मात्र याद रखिए यार, क्या ही याद कर लेंगे आप उसको। पुष्प का वर्तिका से वर्तिकाग्र द्वारा अंडाशय तक परागकणों का स्थानांतरण, ये कौन है भैया, परागकण। स्थानांतरण परागण कहलाता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। प्रकार देख लीजिएगा, जब प्रकार देख लीजिएगा तो नंबर 1 आता है जल परागण। कमल देखे हो, कमल भाई साहब की नहीं बोल रहा हूँ, कमल के फूल की बोल रहा हूँ। कमल भाई साहब देखे हो, वो देखे होंगे तो फिर कीचड़ में होगा, कहीं निषेचन वैसे तो हुआ नहीं होगा, हाँ किसी ने तो किया होगा। चलिए मान लो उसमें तो वायु परागण होता है, लेकिन वेलिसनोरिया, ऑक्जेलिया जिसे देखे होंगे, सब में इनमें क्या होता है, जल परागण होता है। ठीक है भैया, तो इसको मैं बोल दूँ वेली सोनेरिया, या इसको पूरा एनसीईआरटी में देख लेना, लेकिन एग्जैक्टली नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन वेली सोनेरिया सेनेरिया क्या बोलते हैं वो पता नहीं है। ठीक है, तो कोई समस्या होगी नहीं। कीट परागण, कीट परागण, तो इसमें देखा भैया जो कीटो जो परागण कीट करते हैं वो कीट परागण कहलाते हैं। अब इसमें क्या ही डेफिनेशन लिखवाना आपको, जो जल परागण जल में होता है। तो कीट परागण में तितली करती है भैया, चीड़ी करती है। ठीक है, चमगादड़ परागण एनसीईआरटी में पढ़ लेना हूँ थोड़ा सा, मैं भी थोड़ा जल्दी में हूँ, 2:30 बज रहे हैं, तो बताइए आप सोएंगे कब बंदा है, इसलिए पीसीआई में ही है अभी हम। चमगादड़ परागण है भैया, जो चमगादड़ करता है, इसका एग्जाम्पल मैं कभी भी आपको ऑफलाइन पे करवाऊंगा। चमगादड़ के बाद भैया जल हो गया, कीट हो गया, चमगादड़ हो गया, और जल कीट हो गया, और जो कौन सा आता है हमारे उसमें, वायु परागण। हवा चली और हवा में उड़ के आए परागण और मेल पे गिर गए भैया, मैंने हो गया निषेचन। तो ये हो गया कि जो चीज़ हवा की उपस्थिति में होगी वो हवा परागण का आएगी, वो वायु परागण कहेंगे। तो आप कोई सा भी एग्जाम्पल लिख दीजिए, मटर है, आम है, जो भी लिखना आपको। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ को मैंने इसलिए छोटी क्लास रखी हो कि आप शिद्दत से देखें। हम रोज़ क्लास डालेंगे, लेकिन आप शिद्दत से देखेंगे तो हम रोज़ क्लास डालने में तैयार हैं। लेकिन उसका क्या मतलब, जब आप देखेंगे नहीं और हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो जो भी डाउट है उन्हें कमेंट में भाई लिख दीजिएगा। प्रत्येक कमेंट का जवाब आपको मैं ज़रूर दूंगा।
जब भी शिद्दत से देर सवेर दूंगा, लेकिन दूंगा जरूर, और क्लास में ही दूंगा दोस्त, नाम भी दूंगा जो स्टूडेंट पूछेगा उसका। तो शिद्दत से पढ़ो, यही चाहता भी हूँ मैं, पूरा पीसीआई परिवार ही चाहता है। ठीक है भैया, बेस्ट ऑफ लक, ओके बाय, थैंक यू।